मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ जो था बेटा हमारा जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर इकोलॉजी का जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें जो ग्राफ था बेटा टेम्परेचर्स और प्रेसिपिटेशंस रिगार्डिंग बायोम का वो ग्राफ को हम लोग क्या कर लिए थे, अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि उस ग्राफ से आपको ए बी सी डी ई एफ करके आपको ऑप्शंस रहेंगे और वहां पर आपको क्या करना होगा कि ए में क्या प्रेजेंट है, ग्रासलैंड कौन से में प्रेजेंट है, या कोनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो क्या कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। बाकी ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लेते थे, कंप्लीट कर लेते। आज वाली क्लास में हम लोग कहाँ पर आ जाते हैं बेटा, इन्वायरमेंटल फैक्टर, है ना, कहां पर आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे आ जाते हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में मैंने आपको बताया कि हायरार्की मैंने आपको बताया था, इकोलॉजिकल हायरार्की में हमने ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशंस, बायोटिक कम्युनिटी, उसके बाद इकोलॉजी और देन हम लोग क्या पर आए थे भाई, इंट्रोडक्शन पोर्शन में बायोम डिस्कस किए थे। बायोम के मैंने आपको एग्जांपल्स भी याद करवाए थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रेसिपिटेशंस और टेम्परेचर्स के रिगार्डिंग ग्राफ भी हम लोग देखे। और आज वाली क्लास में हम लोग कहां पर आते हैं बेटा, इन्वायरमेंटल फैक्टर। अच्छा, ये फैक्टर पढ़ना क्यों है, इस चैप्टर में हमें इन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं। एक्चुअली ये जो इन्वायरमेंट है बेटा, ये जो हमारी इकोसिस्टम है हमारे सराउंडिंग में, वो हमें क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जो ठंडे प्रदेश में जहां पर टेम्परेचर बहुत ही माइनस में है या 0 डिग्री टेम्परेचर है तो वहां की ऑर्गेनिज्म 50 डिग्री टेम्परेचर पे जाकर के सर्वाइव कर जाए, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी जो इक्वेटर के एरिया में, जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जरूरी नहीं है कि वही ऑर्गेनिज्म पोल्स जो है वो पोल्स वाले रीजन में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, टुंड्रा टैगा वाले रीजन में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे इक्वेटर से पोल पे हम जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा, रिड्यूस हो जाता है। और ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी जो है, ऑर्गेनिज्म चाहे हम हो या कोई भी स्पीसीज हो, हर ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी क्या है बेटा, एक हैबिटेट है। हमारे पास एक डिपेंडेंसी है, हमारे पास एक होम्योस्टैटिक बैलेंस बनाने के लिए बॉडी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, पार्टिकुलर वाटर कंसंट्रेशन या पार्टिकुलर एटमॉस्फेरिक अदर कंडीशंस या अदर फैक्टर पे क्या होती है, डिपेंडेंट रहती है। तो हमें उन्हीं फैक्टर्स के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑर्गेनिज्म कैसे, उन फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर क्या है बेटा, फैक्टर विच इज डायरेक्टली अफेक्ट एनी ऑर्गेनिज्म। यानी जो हम इन्वायरमेंटल फैक्टर डिस्कस करेंगे उस इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमें वही डिस्कस करना है बेटा, फैक्टर विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो यहां पर आप चाहो तो डेफिनेशन लिख लो इन्वायरमेंटल फैक्टर का, फैक्टर विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो फैक्टर विच डायरेक्टली यानी कोई भी फैक्टर या तो डायरेक्टली हमें हार्म करे, डायरेक्टली हमें अफेक्ट करे, या तो इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट करे बेटा, उन सारे फैक्टर्स को हम कहां पे रखते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कंडीशंस में रखते हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर की मैं बात करूं बेटा तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। नाम से क्लियर है, अबायोटिक फैक्टर यानी क्या का मतलब क्या होगा भाई, यहां पर नॉन लिविंग फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर कैन आल्सो नोन एज नॉन लिविंग फैक्टर्स व्हाइल बायोटिक फैक्टर कैन बी आल्सो नोन एज लिविंग फैक्टर। यानी इस इन्वायरमेंट में हमें हार्म करने के लिए या हमें बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए या हमें एक्सपोज्ड करने के लिए टू टाइप्स के क्या है बेटा, फैक्टर्स प्रेजेंट है। वन इज अबायोटिक फैक्टर एंड अनदर वन इज बायोटिक फैक्टर। वन इज नॉन लिविंग फैक्टर्स एंड अनदर वन इज लिविंग फैक्टर। जरूरी नहीं है कि केवल और केवल, यानी इट इज नॉट मस्ट कि ओनली लिविंग फैक्टर्स ही हमें अफेक्ट करें या ओनली नॉन लिविंग फैक्टर ही हमें अफेक्ट करें, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। हो सकता है कुछ लिविंग या तो नॉन लिविंग दोनों हमें क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लिस्ट जानना है कि ऐसे कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं। उसमें है बेटा टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल। बेसिकली यहाँ पर चार फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है बेटा, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं इस इकोसिस्टम में प्रेजेंट रहने वाले
केवल हम ही नहीं और अदर ऑर्गेनिज्म को, अदर स्पीसीज को भी क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है, जैसे मैंने बताया कि इक्वेटर पे टेम्परेचर अलग होगा, ट्रॉपिकल पे अलग होगा, कोनिफेरस पे अलग होगा, पोल्स की ओर अलग होगा, टुंड्रा वगैरह पे अलग होगा, या प्लेन जो रीजन है वहां पर अलग होगा, और हाई टू मेंटेन जो माउंटेन वाले हाईली रीजन है बेटा वहां पर टेम्परेचर अलग होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक रीजन यानी जो अर्थ है, अर्थ के हर एक रीजन में एक समान टेम्परेचर नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। और जिस भी ऑर्गेनिज्म को जो भी टेम्परेचर सूट करता है वहीं पर वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा, वहां पर सर्वाइव करता है। जिस भी कंडीशंस में, जिस भी टेम्परेचर पे या जिस भी लाइट कंडीशन, वाटर या सॉइल कंडीशंस में ऑर्गेनिज्म की होम्योस्टैटिस मेंटेन होती है, यानी इंटरनल बॉडी की जो फंक्शन है बेटा, फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी की, वो मेंटेन होती है। जो हमारे अंदर की बॉडी फिजियोलॉजी यानी डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, या अदर और भी जो सारे फैक्टर्स हैं वो जहां पर मेंटेन होते हैं, उसी हैबिटेट में, उसी टेम्परेचर पे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रोथ करता है। चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्रोटिस्टा वाले ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी पर्सनल एक क्या होती है, हैबिटेट होती है। दैट्स व्हाई हम लोग 11th क्लास में हम लोग हैबिटेट, चाहे मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इन सब का हम लोग क्या देखे थे, हैबिटेट डिस्कस किए थे। तो हैबिटेट इसलिए डिस्कस किए क्योंकि वो उनका एक पार्टिकुलर रीजन होगा, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक रीजन होगा और उसी रीजन पे वो जाकर के क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। तो यहाँ पर अबायोटिक की अगर बात की जाए बेटा, तो अबायोटिक फैक्टर में हमें कौन कौन से है, सिर्फ हमें ही नहीं यानी ऑल ऑर्गेनिज्म है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर बर्ड, आइदर प्लांट, आइदर अदर एनिमल्स, आइदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग इन अबायोटिक फैक्टर, जिससे वो क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। तो टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल, ये चार ऐसे फैक्टर हैं बेटा जो हमें क्या करना है, एक एक करके इन चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है। कुछ बायोटिक फैक्टर जैसे प्लांट्स या एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। कुछ प्लांट की टॉक्सिसिटी हार्म कर सकती है, ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म कर सकते हैं, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमें क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है। फैक्टर विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इन्वायरमेंटल फैक्टर। इट इज टू टाइप्स, first one is abiotic or non-living factor and second one is biotic or living factor. Temperature, water, sunlight and soil include or comes under in abiotic factor, while plants, microorganism and animals are include or comes under in बायोटिक फैक्टर। तो इस पॉइंट को हम लोग सबसे पहले कंप्लीट कर लिए। अब हमें ये क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, तो इन्हीं अबायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमें क्या करना है, डीप में इसकी स्टडी करनी है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट भी कर देते हैं। तो फर्स्ट अबायोटिक, हम लोग अबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बेटा। और उसमें फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है भाई, टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर से रिलेटेड। टेम्परेचर जब आपको एक बार एनसीईआरटी बुक जरूर रीड करना है बेटा। मैं आपसे बोलता हूं कि बार बार कि एनसीईआरटी बुक को रीड करें, इसके अलावा जो आपके पास रेफरेंस है उसको भी पढ़िए, लेकिन सबसे पहले आप एनसीईआरटी के सिंगल लाइन को डिस्कस कीजिए। वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए होंगे टेम्परेचर में कि इक्वेटर टू पोल जाएंगे तो टेम्परेचर विल बी रिड्यूस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। प्लेन टू माउंटेन जाएंगे तो भी टेम्परेचर विल बी रिड्यूस। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां पर क्या रहेंगे, दे रहेंगे, जो आपको इजीली क्या हो जाएंगे, समझ में आएंगे। क्योंकि मैंने आपको पिछले वाली क्लास में एक ग्राफ के बेस पर और अर्थ के पूरी एक ज्योग्राफिकल जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बेस पर मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्या कर दिए थे, कंप्लीट करे थे। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पार्ट 2 का जो वीडियो है बेटा उसको जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से चीजों को क्या किया है, समझाया है। अब टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर्स को पढ़ने के लिए अब देखो जितने पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं ये सभी के सभी आपके लिए क्या हो गए, नीट एज वेल एज बोर्ड के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैं बार बार बताता हूं कि जितने पार्ट में मैं डिवाइड करते जा रहा हूं सेगमेंट को या किसी कॉन्सेप्ट को, आप समझते जाओ उतने क्वेश्चंस यहां से बनने की प्रोबेबिलिटी है बोर्ड के एग्जामिनेशंस में और एज वेल एज नीट और एम्स के एग्जामिनेशंस में। अब टेम्परेचर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया कि टेम्परेचर का फर्स्ट तो अफेक्ट क्या होगा और सेकंड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है जो आगे हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। अगर अफेक्ट की बात की जाए तो अफेक्ट में क्या है, प्लांट और एनिमल्स दोनों पे अलग अलग अफेक्ट टेम्परेचर के देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा,
या टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा, यानी जैसे मान के चलो आप देखते हो कि आपके सराउंडिंग में जो प्लांट होते होंगे, जैसे ही स्प्रिंग का रीजन आता है बेटा, जैसे ही गर्मी का सीजन आता है तो समर वाले रीजन में जो प्लांट की पत्तियां होती है वो क्या हो जाती हैं, ऑलमोस्ट झड़ जाती हैं। क्या हो जाती है भाई, पत्तियां पूरी बॉडी से बाहर चले जाती है, डिटैच हो जाती हैं। तो वहां पर क्या हो गया कि अगर पत्तियां नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी, यानी हाई टेम्परेचर। अच्छा ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने 11th में आपको पढ़ाया होगा फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे प्लांट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस का रेशियो कम हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम भी हो जाएगी तो भी रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारी भी बॉडी क्या है भाई, तो अगर हम ज्यादा यानी कि 45 डिग्री टेम्परेचर पे हमें खड़ा कर दिया जाए तो बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी में। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड, सनलाइट से रिलेटेड, आया समझ में। तो हमें वही देखनी है कि हमारी बॉडी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, या प्लांट बॉडी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, किसी बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। जैसे माइक्रोब्स हो गया, बैक्टीरिया, ये ज्यादा हाईली टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते। एंजाइमेटिक जो रेगुलेशंस हमारी बॉडी में हो रही है बेटा, वो भी हाई टेम्परेचर पे नहीं हो सकती। जो हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रही है एंजाइम्स के प्रेजेंट में, या अदर प्रोसेस हो रही है एंजाइम्स के प्रेजेंट में, उनके लिए भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है बेटा वो किसी ना किसी एक टेम्परेचर की बेसिक डिमांड के ऊपर, बेसिक कंसंट्रेशन के ऊपर, बेसिक एक जो रेट है उसके ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो एक्चुअली उन्हीं अफेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अफेक्ट की अगर बात की जाए तो प्लांट में अगर टेम्परेचर हाई या तो लो होती है, यानी या तो टेम्परेचर बहुत ऊपर हाई चली जाती है या तो टेम्परेचर लो होगी, तो दैट में अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ प्लांट। प्लांट की फोटोसिंथेसिस के रेट को वो क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑब्वियसली अफेक्ट हो सकता है, रिप्रोडक्शन विल बी आल्सो रिड्यूस्ड। ये सारी चीजें क्या है, पैरेलली एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर टेम्परेचर्स की प्रॉब्लम होती है, टेम्परेचर्स की अगर वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा हो जाती है, अप्स एंड लो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में, प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, फ्लावरिंग यानी फ्लावर्स भी देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो विंटर सीजन में क्या करते हैं, अपनी फ्लावर्स को क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, फ्लावर्स अपने प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो बेटा जो समर वाले रीजन में क्या करते हैं, वो अपनी फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यह है कि वो उस टेम्परेचर पे ही अपनी फ्लावर्स को ग्रोथ कर सकते हैं, उस अपनी फ्लावर्स को बना सकते हैं जिस टेम्परेचर पे उनकी क्या है, वो टेम्परेचर जब एनवायरनमेंट उनको प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं है कि मैंगो जो है वो हर सीजन में अपनी फ्लावर्स देगा, नहीं, जैसे ही समर वाले रीजन आएंगे तो मैंगो क्या करेगा, अपना फ्लावर्स देगा और उसके बाद मैंगो लगेंगे, क्योंकि उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है फ्लावर प्रोड्यूस करने का वो क्या है भाई, जब समर वाले रीजन में आते हैं तब। आया समझ में। ऐसे ही कुछ ऐसे प्लांट है जो ठंडे वाले क्षेत्र में, ठंडे वाले टेम्परेचर में, यानी टेम्परेचर लो रहता है तब अपनी फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। वो है एक ही जगह पर, एक ही जगह पे दो प्लांट है, लेकिन एक विंटर में या एक जो समर है उसमें अपनी फ्लावर्स और फ्रूट को डेवलप करना है, और एक विंटर में क्या करना है बेटा, फ्रूट और फ्लावर्स को डेवलप करना है। एक ही जगह पर, एक ही सॉइल में, एक ही रीजन में दो प्लांट की अलग अलग क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी हो जाती है। तो वही पॉइंट है कि ये जो टेम्परेचर है, ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग, ये तो मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो प्लांट को ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर, ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि जो वाटर है वो हाई टेम्परेचर के कारण, ड्यू टू हाई सनलाइट के कारण वाटर क्या होगा, ये इवोपरेट हो गई है, वाटर इवोपरेट हो गई, यानी कि ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस हम बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन के जरिए वाटर क्या हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती है, वहां पर डिफ्यूजन रेट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है टेम्परेचर्स के कारण क्या हो सकते हैं बेटा, अफेक्टेड हो सकते हैं इन प्लांट बॉडी। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं कि एनिमल्स में टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी अगर होगी, यानी टेम्परेचर वेरिएशन अगर ज्यादा होगा, कभी हाई या तो लो होगा, तो क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं। तो एनिमल्स में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे चले जाए तो हम बॉडी को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, तो जब विंटर आ जाती है तो हम जैकेट वगैरह पहनते हैं ताकि हमारा बॉडी जो है 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखे। समर के रीजन में हम फैन ऑन करते हैं, हम कूलर या तो एसी में रहते हैं ताकि हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे। अगर वो बैलेंस नहीं बनेगा तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है बेटा, बॉडी का इंटरनल जो फिजियोलॉजी है वो क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। तो एनिमल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेक्स रेशियो में भी आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर से सेक्स रेशियो भी क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है।
कलरेशन, कलर का पिगमेंटेशन, जो हमारी बॉडी का पिगमेंट से बेटा जो कलर है, कलर भी वेरिएशन हो सकता है, वेरिएट कर सकता है। आप जब गर्मियों वाले सीजन में जाओगे, अगर धूप में आप ज्यादा काम करोगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, आपकी जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। तो ये कलरेशन वाली प्रॉब्लम भी आपको टेम्परेचर्स के कारण देखने को मिल सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल आल्सो रिटार्ड और अज्यूम इन बाय टेम्परेचर के बेस पर ये अज्यूम हो सकता है, रिटार्ड हो सकते हैं बेटा हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, या बिहेवियरल चेंज भी देखने को मिल सकते हैं हमारी बॉडी में। तो देखो यहाँ पर जो टेम्परेचर का जो अफेक्ट वाला रीजन है मैंने बताया, तो आपको 12th बोर्ड के लिए एग्जाम्स में आपको याद रखना है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो टेम्परेचर्स है, प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग या तो अन्य फैक्टर्स को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। और वैसे ही एनिमल्स में भी आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेक्स रेशियो, कलरेशन, ग्रोथ डेवलपमेंट और बिहेवियर्स में क्या आ सकते हैं, वेरिएशंस ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट पोर्शन अपना टेम्परेचर का। फिर इस पोर्शन को आपको क्या करना, अच्छे से याद रखना। सेकंड पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और आपके 12th बोर्ड के लिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, हम जो सेकंड पोर्शन अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, एबायोटिक फैक्टर्स में, वो कौन सा है हमारा जो सेकंड पोर्शन। यहाँ से बोर्ड में भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है और यहाँ से नीट में भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। क्या है भाई कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो यहाँ लिखा है डिपेंडिंग अपॉन अदर एबिलिटी टू टॉलरेट वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स आर टू टाइप्स, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर्स की वेरिएशंस को 0 डिग्री, 10 डिग्री, कभी 0 डिग्री हो गया, कभी 30 डिग्री हो गया, कभी 50 डिग्री हो गया, कभी 25 डिग्री हो गया, कभी 10 डिग्री हो गया, कभी फिर 35 डिग्री हो गया, यानी जो वेरिएशंस हो रहा है तो वही वेरिएशंस की बात कर रहा है। डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू टॉलरेट वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप, मतलब ये जो वेरिएशंस को टॉलरेट करने का, जैसे हम अगर बात करें तो हम कहां पर है, जब ठंड वाले रीजन में 3 डिग्री, 4 डिग्री या 0 डिग्री टेम्परेचर पे अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। भले ही हम जैकेट वगैरह यूज करते हैं, ब्लैंकेट वगैरह यूज करते हैं, लेकिन अपने आप को क्या कर ले, टॉलरेट कर ले। और 45, 48 डिग्री या 50 डिग्री अप्रोक्स टेम्परेचर्स को भी हम क्या कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं इन समर रीजन। या दूसरे ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है वो नहीं कर पाते होंगे। कुछ ऐसे भी आप एनिमल्स देखते होंगे जैसे डॉग वगैरह, वो टेम्परेचर बैलेंस नहीं कर पाते हैं, गर्मी के रीजन में वो छायादार प्लांट के बीच चले जाते हैं। या तो कुछ ऐसे बर्ड हैं, बर्ड जो होते हैं बेटा वो आपको कुछ सीजन वाइज ही दिखाई देंगे। अगर समर का सीजन आएगा तो वो दिखना बंद हो जाएंगे, वो उस रीजन में चले जाएंगे जहां पर क्या है, ठंड है, क्योंकि उनकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती है, उनकी बॉडी फेस नहीं कर सकती उस टेम्परेचर के वेरिएशंस को। तो उसी के बेस पर ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड वन इज स्टेनोथर्मल। यूरिथर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर और स्टेनोथर्मल वहां पर भी टेम्परेचर। तो ऑर्गेनिज्म आर 2 types according to variation, tolerate to ability to variations according to temperature। यानी सॉरी, अगर मैं बात करूं टेम्परेचर के बेस पर, कि अगर टेम्परेचर की बात हो रही है तो टेम्परेचर के बेस पे ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, उनकी एबिलिटी के बेस पर कि वो कितने टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, कितने वेरिएबिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, और उसके बेस पर ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स का है। फर्स्ट है यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड है स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, है ना। एक यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म हो गया या एक स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, यानी कि डिपेंड अपॉन टॉलरेट और एबिलिटी टू टॉलरेट variations of temperatures, organism can be divided into 2 categories, stenothermal organism and eurythermal organism। अब अपन आते हैं यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म का मतलब ऑर्गेनिज्म which can tolerate a wide range of temperatures and variations। वैसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस को टॉलरेट कर सकता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूरिथर्मल। यानी हम 5 डिग्री 0 डिग्री में भी सर्वाइव कर रहे हैं, हम 50 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करते हैं। तो ये क्या है, एक वेरिएशंस है कि 0, 15, 20, 25, 30, 40 ऐसे हमारे टेम्परेचर समर रीजन में हमारी 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाती है, और अगर हम विंटर रीजन में बात करें तो 5 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर पे हम सर्वाइव करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जो वाइड वेरिएबिलिटी को भी क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म। स्टेनोथर्मल जो नैरो वेरिएबिलिटी को टॉलरेट करे, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं अगर विंटर में यहाँ पर है तो समर में जैसे ही 45 डिग्री
टेम्परेचर होगा तो वो यहाँ से चले जाएंगे, वो रीजन में चले जाएंगे जहां पर ठंड होगा, यानी कि वो टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, वो उस टेम्परेचर पे सर्वाइव ही नहीं करेंगे जिस टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर वेरिएबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्टेनोथर्मल। इसी के बेस पर वाटर में भी हम आएंगे तो यूरी हेलाइन और स्टेनोहेलाइन दो तरह के वाटर पढ़ेंगे जो आने वाले क्लास में आपको समझाऊंगा। तो यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, डेफिनेशन डायरेक्ट आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते हैं या तो मीनिंग से क्वेश्चन आता है आपको पीक्यूआरएसटी करके नीट और एम्स के एग्जामिनेशन में। तो यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर, वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर को टॉलरेट करने वाले ऑर्गेनिज्म को यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वाइड रेंज का मतलब हुआ 0 से 45, 40 या 5 to 15 ऐसे रेंज को टॉलरेट करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल से बेटा मोस्ट मैमल्स, मैमल जो हम लोग हैं मोस्टली मैमल जो है वो टॉलरेट कर लेते हैं, एंड कुछ बर्ड भी हैं जो टॉलरेट कर लेते हैं। प्लांट में बेटा एस्टेरेसी फैमिली के प्लांट है आर्टेमिसिया ट्राइडेंटा, आर्टेमिसिया ट्राइडेंटेटा जो प्लांट है बेटा ये एस्टेरेसी फैमिली का है, ये भी क्या कर सकता है बेटा, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर्स की वेरिएबिलिटी को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। वैसे ही स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो इसका डेफिनेशन से बेटा ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, वैसे ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को टॉलरेट करते हो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। यानी कि वो ज्यादा वेरिएबिलिटी फेस नहीं कर पाएगा, अगर 15 डिग्री है तो ±5 यानी कि 20 डिग्री और 10 डिग्री तक वो सर्वाइव कर सकता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो अपना स्थान क्या हो जाएगा, छोड़ करके दूसरे स्थान में मूव कर जाएगा, जो बेसिकली बर्ड वगैरह देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल दिया गया था लिजार्ड, लिजार्ड जो है बेटा वो बेसिकली ऐसे होते हैं, वो उस रीजन को सिलेक्ट करते हैं जहां पर ज्यादा वेरिएबिलिटी ना हो। एम्फीबियन, एम्फीबियन जो है बेटा वो भी वैसे रीजन में है जैसे आप देखते होंगे कि जो मेढक वगैरह होते हैं, फ्रॉक्स वगैरह होते हैं, वो जब बारिश होती है उसी टाइम दिखाई देते हैं, उसके बाद दिखना बंद हो जाते हैं क्योंकि उनके जैसा कंडीशंस नहीं है, अब उनके जैसा टेम्परेचर्स नहीं है, टेम्परेचर बहुत वेरी कर चुकी है, इसलिए वो दिखना क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाते हैं, दिखना बंद कर देते हैं। प्लांट लाइक एपीज एंड पीसिया, प्लांट दो प्लांट है एपीज एंड पीसिया, वो भी क्या होता है बेटा, कैसे नेचर के होते हैं, स्टेनोथर्मल्स नेचर के होते हैं। तो आज वाली क्लास में हम लोगों ने अबायोटिक फैक्टर का टेम्परेचर जो था बेटा वो कंप्लीट कर लिए। टेम्परेचर के बेस पे मैंने आपको इनके इफेक्ट बताया कि प्लांट पे क्या इफेक्ट करेगा, एनिमल पे क्या इफेक्ट करेगा। इसके अलावा मैंने स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल्स के डेफिनेशंस आपको बताया जो 12th में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टेनोथर्मल या तो डिफरेंस बिटवीन स्टेनोथर्मल एंड यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको कंप्लीट कर दिए जो आपको क्या करना है, याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड फैक्टर दैट इज लाइट के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट, थैंक यू।